चलें जी, अब हुई है रिकॉर्डिंग ऑन। मैं कहने लगा था कि रिकॉर्डिंग में बात आ जाएगी। ओके, एनी हाउ, अब तो जो नहीं हुई वो नहीं हुई। इवनिंग वाली क्लास की ले लीजिएगा। बहरहाल अब से ऑनवर्ड्स शुरू कर दिए मैंने। ओके जी, मैं आपको बता रहा था कि डीएनएस सर्वर ने क्यूरी की रूट हिंट को, और रूट हिंट ने से कहा आस्क कॉम, और इसने कॉम के डीएनएस सर्वर का आईपी भी दिया। अब ये कॉम के पास गया तो कॉम के डीएनएस सर्वर ने कहा आस्क कॉन्टोसो, और इसने कॉन्टोसो.com के डीएनएस सर्वर का आईपी भी दिया। फिर ये गया किसके पास, कॉन्टोसो के पास, और इसने आईपी एड्रेस इसे दे दिया जो इसे रिक्वायर था। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये कि इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि रूट ने एड्रेस दिया कॉम का, कॉम ने एड्रेस दिया कॉन्टोसो का। तो अगर कोई ये सवाल कर ले कि रूट का एड्रेस किसने दिया, क्योंकि रूट कॉम का दे रहा है, कॉम कॉन्टोसो का दे रहा है, लेकिन रूट पे तो ये खुद गया है ना, तो फिर आप कहेंगे कि रूट हिंट्स। ठीक है, कि रूट हिंट से उसे मिलता है। ये देख लें, मैं डीएनएस सर्वर की अगर प्रॉपर्टीज में जाऊं तो एक आपको प्रॉपर्टी पेज मिलेगा रूट हिंट्स का, और इसमें आईपी एड्रेसेस आ रहे होते हैं। और ये आईपी एड्रेसेस डीएनएस कहां से पिक करता है, डीएनएस के पास एक फाइल होती है cache.dns की। सिस्टम 32 में जाएं, और सिस्टम 32 में आपके पास डीएनएस की डायरेक्टरी होगी। इसमें cache.dns है, अगर आप इसे एडिट करें तो इसमें वही आईपी एड्रेसेस आपको नजर आएंगे जो कि मैंने आपको वहां प्रॉपर्टी पेज में दिखाए हैं। ये देख लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये आईपी है 198.4104। ठीक है, अगर आप डीएनएस उधर जाके देखें तो 198.4104। ठीक है, तो यही आईपी एड्रेसेस सारे आपके पास इस फाइल में। तो कहने का मकसद ये है कि जो डीएनएस सर्वर है वो इन रूट हिंट्स को यूज करता है टू लोकेट अदर डीएनएस सर्वर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व पर्टिकुलर नेम्स। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड पे थे हम, अब बात क्लियर हो गई है जी। प्लीज जी क्वेश्चन करें। सर इसका मतलब है कि रूट, इसका मतलब है जो रूट हिंट की फाइल होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एड्रेस मौजूद होता है वो रूट सर्वर का होता है। बिल्कुल ऐसे ही, 100% ऐसा ही है। उसके पास टॉप लेवल डोमेन्स का कोई एड्रेस मौजूद नहीं होता है। देखें, टॉप लेवल डोमेन्स का एड्रेस तो रूट हिंट्स के पास होगा ना। जब आप रूट हिंट्स के एड्रेस आपको मिल गए ना, अब आप रूट हिंट के पास गए। सर रूट हिंट ने अगर सिर्फ और सिर्फ क्यूरी रूट सर्वर को करनी है, ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन उसको रूट सर्वर में देनी है कि .com का ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, .edu का ये आईपी एड्रेस है, तो फिर रूट हिंट्स का बात समझ नहीं आ रही कि उसमें फिर रूट सर्वर्स के इसके जो टॉप लेवल डोमेन्स है उनके आईपी एड्रेसेस होने का क्या मतलब। टॉप लेवल के आईपी एड्रेसेस कहां हैं, रूट हिंट्स के आईपी एड्रेसेस हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, डीएनएस जो है, डीएनएस के पास क्यूरी आई एक नए जोन की, एक ऐसे जोन की जो डीएनएस को नहीं पता। डीएनएस के पास क्यूरी आई फॉर एग्जांपल cisco.com, लेट्स अज्यूम। अब डीएनएस cisco.com को रिजॉल्व करने के लिए उसे पता है कि मैं अथॉरिटेटिव नहीं हूं। जब वो अथॉरिटेटिव नहीं है तो दैट लीव्स ओनली वन ऑप्शन, इफ यू आर नॉट अथॉरिटेटिव देन लोकेट अथॉरिटेटिव। अब वो खुद तो अथॉरिटेटिव नहीं है, नाउ डीएनएस हैज टू लोकेट अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। अब लोकेट करने के लिए उसको पता है कि एक बादशाह सलामत ऊपर बैठा हुआ है जिसका नाम है रूट सर्वर। ठीक है, लेकिन अब अगर रूट के एड्रेस भी इसे ना पता हो तो फिर तो रूट के एड्रेस भी इससे किसी से पूछने पड़ेंगे। तो रूट हिंट्स बेसिकली cache.dns की एंट्रीज हैं जिनमें डीएनएस सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं रूट डोमेन के। ठीक है, यानी ये रूट सर्वर्स वो हैं जो एज अ रूट, एज अ डॉट जोन इंटरनेट पे मौजूद हैं। ठीक है, इन सर्वर्स की तादाद 14-15 है। जब मैं एमसीएसई कर रहा था उस वक्त 9 थे, अब ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, आगे हो सकता है और हो जाए। तो आप उन डीएनएस सर्वर्स के पास जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके, यानी ये तो रूट हिंट्स तो हो गई ना एंट्री। जो रूट हिंट्स में मौजूद आईपी एड्रेसेस हैं वो जिन सर्वर्स के हैं, वो सर्वर रिस्पॉन्सिबल टॉप लेवल डोमेन के हैं। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूं, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मैं कहता हूं जी मैं रूट सर्वर बना रहा हूं, ये देखें, मैं यहां पे रूट डीएनएस क्रिएट करता हूं।
ये जनाब डीएनएस है। अगर मैंने रूट बनाना तो मैं क्या बनाऊंगा, मैंने यहां जोन बनाऊंगा, ठीक है। अब इस जोन का नाम क्या होना चाहिए, इस जोन का नाम होना चाहिए डॉट। ये मैंने डॉट दिया। अब आप देखें इस डॉट के साथ क्या लिखा हुआ है, रूट। अच्छा, अब मैंने कहा रूट रिस्पॉन्सिबल होता है टॉप लेवल को। ओके, मैं यहां एक जोन बनाता हूं abc.net। यहां मैं एक और जोन बनाता हूं aana.org। यहां मैं एक और जोन बनाता हूं insecure.edu। लें जी, मैंने ये कुछ जोन बना दी। अब आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि मेरे पास कितनी टॉप लेवल डोमेन है। मेरे पास एक टॉप लेवल डोमेन है कॉम, एक टॉप लेवल डोमेन है नेट, एक टॉप लेवल डोमेन है org, एक टॉप लेवल डोमेन है edu। तो मेरे पास 4 टॉप लेवल डोमेन है। और जैसा कि मैंने कहा था कि रूट रिस्पॉन्सिबल होता है टॉप लेवल का, तो इस रूट के अंदर क्या ये 4 की 4 डोमेन्स आनी चाहिए। क्लिक करें, ये देखें कॉम भी आ रही है, edu भी आ रही है, नेट भी है और org भी, ठीक है। तो सिंस रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉप लेवल डोमेन, तो उसने उन टॉप लेवल की एंट्रीज अपने पास रखी है। इसको खोलें तो अंदर अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन होगी, ये देखें, ठीक है जी। जीशान मुझे बताएं कि इज इट क्लियर नाउ। जी सर, क्लियर हो गया। ठीक हो गया। ओके जी, इसे मिनिमाइज कर दें तो हम और आगे चलते हैं। ये इसने आपको प्रोसीजर बताया है कि जब आप एज अ क्लाइंट लोकल डीएनएस को क्यूरी करते हैं और लोकल डीएनएस इज कॉन्फ़िगर्ड टू यूज फॉरवर्डर, क्वाइट पॉसिबल कि ये आईएसपी का डीएनएस सर्वर हो जिसको ये एज अ फॉरवर्डर यूज कर रहा है। तो क्लाइंट ने क्यूरी की mail1.contoso.com, इसने क्यूरी फॉरवर्ड कर दी वो फॉरवर्डर के पास। फॉरवर्डर का यूजेज मैंडेटरी नहीं है, सबसे पहले ये क्लियर कर लिया करें। कुछ चीजें होती हैं मैंडेटरी, कुछ होती हैं ऑप्शनल। तो फॉरवर्डर आप बाउंड नहीं है कि फॉरवर्डर लाजमी यूज करें। डीएनएस का जो सोल्यूशन है वो बगैर फॉरवर्डर के भी बन सकता है, ठीक है। A forwarder is a DNS server designated to resolve external or off-site DNS domain name, ठीक है। तो अब ये क्यूरी करता है किसके पास, रूट के पास। रूट इसे भेज देता है कॉम के पास, फिर कॉम के पास जाता है, कॉम इसे कॉन्टोसो के पास भेजता है। देन ये एड्रेस रिजॉल्व करवा के वापस लाता है और वो एड्रेस किसे देता है, लोकल डीएनएस को। अब लोकल डीएनएस इसे कैशे में भी रखेगा और क्लाइंट को भी दिखा देगा। तो लेटर ऑन अगर कोई और क्लाइंट इसे सेम क्यूरी करता है तो वो कैशे से ही ऑनर हो जाएगी। किसी जगह भी क्वेश्चन हो मुझे कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा। ये देखें हाउ डी सर्वर कैशिंग वर्क, यही जो प्रीवियस एग्जांपल दी है उसी को आप देख लें। तो ये क्लाइंट ने क्यूरी की, ठीक है, सर्वर ने सारा प्रोसेस किया, सर्वर इज एट दिस, ठीक है, ये इसको रिप्लाई दिया सारा पूछ के आके, ठीक है। अब अगर क्लाइंट 2 सेम क्यूरी करता है तो डीएनएस कैशे से ही आंसर दे देगा और ये वो कैशे में एंट्री मौजूद है, नेम है, आईपी है और सामने टीटीएल आ रहा है। बाय डिफॉल्ट डीएनएस में जो एंट्रीज हम क्रिएट करते हैं मैनुअली, उनका टीटीएल होता है 3600 सेकेंड्स यानी 1 आवर। तो अगर कोई डीएनएस सर्वर रैकर डीएनएस से पूछ के लेके जाएगा और वो डीएनएस फॉर एग्जांपल विंडोज बेस्ड डीएनएस सर्वर है जिसपे आपने रैकर्ड्स मैनुअली बनाए हुए हैं, तो जो टीटीएल उसके साथ जाएगा दैट वुड बी 3600 सेकेंड्स यानी 60 मिनट्स, 1 आवर। ओके जी, कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्वर प्रॉपर्टीज है, कंडीशनल फॉरवर्डर है, क्लियर द कैश है। देख लें ये प्रॉपर्टीज तो बहुत डिटेल्ड हैं। क्या अब ये हमसे चाहता है कि हम देखें, ये डीएनएस सर्वर की प्रॉपर्टीज हैं। इसमें जो चीजें आपने अभी पढ़ी, आपने रूट हिंट्स पढ़े, वो आपको नजर आ रहे होंगे, ये रूट हिंट्स हैं, ठीक है। और बाकी बातें बाय द टाइम जब आएंगी तो हम कर लेंगे। और सेकेंडली उसने क्या डिस्कस किया है, कंडीशनल फॉरवर्डर। कंडीशनल फॉरवर्डर का फॉरवर्डर 2 जगह से कॉन्फ़िगर होता है, एक ये जगह है और एक ये जगह है। यहां से अगर आप फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर करें तो ये एडिट पे हम क्लिक करते हैं और फिर फॉरवर्डर देते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि इस वक्त ऑप्शन ग्रे क्यों है? शाबाश जी। इस वक्त मेरे पास
फॉरवर्डर की ऑप्शन ग्रे क्यों है? कंडीशनल फॉरवर्डर यहां पे दे दें MCSE और मैं दे देता हूं, ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। इस पे भी से एतराज है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि DNS सर्वर की प्रॉपर्टीज में जो फॉरवर्डर का पेज है ये एडिट, ये फॉरवर्डर नहीं कॉन्फ़िगर करने लगा। जी आप लोगों को आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी आवाज तो आ रही है मगर मैं जवाब नहीं आ रहा। अच्छा नो प्रॉब्लम, देखें सर क्योंकि रूटिंग्स अवेलेबल है इस वजह से। क्योंकि रूट हिंट्स तो अब अवेलेबल नहीं है। अगर आप गौर करें तो रूट हिंट्स अब अवेलेबल नहीं है। ये देख लें कहाँ है रूट हिंट्स अवेलेबल। ताल्लुक रूट हिंट्स के साथ ही है इसका। रूट हिंट्स इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये सर्वर खुद रूट सर्वर बन चुका है। देखें जब सर्वर खुद रूट सर्वर बन गया तो वो खुद बादशाह सलामत है, टॉप पे लगा हुआ है, उसको रूट हिंट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सर्वर खुद रूट सर्वर है और इसीलिए उसे फॉरवर्डर की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं इस पर से ये डिलीट कर दूं तो देन रूट हिंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये मैंने रूट जो डॉट्स ऑन था वो डिलीट कर दिया। अब मैं DNS सर्वर की प्रॉपर्टीज में जाता हूं, क्लिक करता हूं किस पे, फॉरवर्डर पे, तो नाउ एडिट की ऑप्शन अवेलेबल है। कोई डमी IP दे दें, ओके कर दें, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और देखें अभी आप देखें कि इसमें मैंने जब एडिट किया है तो मुझे सिर्फ IP देना पड़ा है, ठीक है। और ये IP जो है इसको कंसल्ट किया जाएगा फॉर एवरी नेम रेजोल्यूशन, ठीक है, जो भी इन जोन्स के अलावा होगी उनके लिए इसे क्यूरी किया जाएगा। तो कंडीशनल फॉरवर्डर होता है जो ग्लोबल नहीं होता बल्कि किसी जोन के अगेंस्ट होता है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक Hussain.com और इधर IP एड्रेस दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 2121, ठीक है। तो इसको कोई एतराज इस पे नहीं होना चाहिए। ये देखें अब इसने ऐड कर लिया। तो बेसिकली यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि कंडीशनल फॉरवर्डर में आप DNS भी बताते हैं, फॉरवर्डर जिसको आप चाहते हैं कि DNS सर्वर जिससे हेल्प ले, और साथ ही साथ डोमेन भी बताते हैं। लेकिन जो आपका सिंपल फॉरवर्डर होता है उसमें आप डोमेन नहीं बताते, जस्ट IP एड्रेस दे देते हैं और हर डोमेन को रिजॉल्व करने के लिए। इसीलिए तो कंडीशनल कह रहे हैं। कंडीशनल फॉरवर्डर का मतलब ही है कि है फॉरवर्डर लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है, ये डोमेन नेम। लेकिन जो आप सर्वर प्रॉपर्टीज में फॉरवर्डर दे रहे हैं ये नॉन कंडीशनल फॉरवर्डर है। ये किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए नहीं बल्कि सबके लिए क्यूरी किया जाएगा, ठीक है। ओके जी आगे आ जाएं। अच्छा कैशे क्लियर करना है, ये भी देख लें जी। कैशे आपने क्लियर करना है, इसके दो तरीके हैं, राइट क्लिक करें ये क्लियर कैश और इस यही ऑप्शन यूज कर लें। और उसके अलावा हमारे पास एक कमांड लाइन भी है DNSCMD/clear कैश, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं कैशे को क्लियर करने के। एक IP config/flush DNS भी तो होता है जी हसन। IP config/flush DNS से भी तो हम कैशे क्लियर करते हैं। तो वो मैंने आपको कमांड नहीं बताई, वो भी यही काम नहीं करती। क्वेश्चन है इसका आंसर दे, शाबाश। कमांड से फेमिलियर है सर आप? कमांड से फेमिलियर हैं? देखी हुई है ना कमांड IP config/flush DNS, बड़ी मशहूर कमांड है तो मैं जी। जी बताएं उस्मान, आप बता दें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि वो क्लाइंट की कैशे क्लियर करने की जरूरत है। जबरदस्त, ये अच्छा जवाब दिया, खुशी हुई है मुझे उस्मान, एक्सीलेंट। बेसिकली IP config/flush DNS क्लाइंट का कैशे क्लियर करती है। यहां पे क्लाइंट के कैशे को क्लियर करने की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है सर्वर का कैशे क्लियर करने की। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप सही आंसर दे देंगे लेकिन आंसर आ गया आपकी क्लास से। तो DNSCMD/clear कैश या DNS सर्वर पे राइट क्लिक करके जो आप क्लियर कैश करते हैं वो सर्वर का कैशे क्लियर करता है। यानी DNS सर्वर जो कि नॉन अथॉरिटेटिव था उसने एक अथॉरिटेटिव DNS सर्वर से जो रिकॉर्ड पूछा और क्लाइंट को बताया और अपने कैशे में स्टोर किया उसे आप क्लियर कर रहे होते हैं। आगे आ जाए।
ओके जी, कॉन्फ़िगरिंग डीएनएस जोन्स देख लें। व्हाट इज अ डीएनएस जोन, देन जोन टाइप्स हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड लुकअप्स हैं, स्टब जोन है, एंड देन डेमो है इसका, और देन डीएनएस जोन डेलीगेशन है। आई होप कि आज ये लेसन भी कंप्लीट हो जाए जी। व्हाट इज डीएनएस जोन देख लें, ये आपके सामने जोन है। देखें, डीएनएस में आप जोन क्रिएट करते हैं, कोई डोमेन नेम दे देते हैं और उसके अगेंस्ट जोन बन जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनएस में, अभी अगर मैं डीएनएस ओपन करूं और डीएनएस में आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बताएं कि लाइक ये, मैं आपसे अगर यहाँ पूछूं कि आपके जोन का नाम क्या है, आप कहेंगे मल्टीपल जोन्स हैं, abc.net, eana.org, या चलें बात को आसान बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा जोनिंग मैंने की हुई है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि बिल्कुल कंक्रीट बात हो। ये एक्स्ट्रा जोन्स हैं, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा, एक ही डीएनएस सर्वर पे मल्टीपल जोन्स बन सकते हैं। ओके जी, अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि डीएनएस में इस वक्त जोन कौन सा है, तो आप कहेंगे mcse.com। और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि डीएनएस में डोमेन कौन सी है, तब भी आपका आंसर होगा mcse.com। तो बेसिकली mcse.com को ही आप जोन भी कह रहे हैं, mcse.com को ही आप डोमेन भी कह रहे हैं, डीएनएस डोमेन। फर्क क्या है? फर्क ये है कि व्हेन यू से डोमेन, तो आप नेम रेजोल्यूशन पैरामीटर, जो लॉजिकल पैरामीटर्स हैं, उनकी बात कर रहे होते हैं कि आपके पास जो जोन है उसमें रैकेट्स कौन कौन से क्रिएट हुए हैं। लेकिन जब आप फिजिकल स्टोरेज की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जोन की टर्म यूज होती है, उसमें डोमेन की टर्म यूज नहीं होती, ठीक है। तो हम आगे आ जाते हैं। ये आपके सामने, ये आपका मेन वो बड़ा हिस्सा, और नहीं ये तो कुछ भी नहीं बताया, खूबसूरत स्लाइड की खूबसूरती के लिए ये कह लें आपकी ये पूरी नेम स्पेस है। उसमें ये microsoft.com जोन है, ये जो जोन मौजूद है, और देन उसकी ये उसका जोन डेटाबेस है जिसमें मल्टीपल रैकेट्स बने हुए हैं। एंड देन आपने एक डेलीगेटेड जोन बना दिया, यानी एक डीएनएस सर्वर इंस्टॉल किया है, उसको डेलीगेट कर दिया एक सब डोमेन जिसका नाम है एग्जाम्पल। तो फुली क्वालिफाइड नेम हो गया example.microsoft.com, और ये उसमें डेटाबेस बना हुआ है, ये रैकेट्स है, ठीक है। तो बेसिकली जोन क्या है, अगर आप मुझसे कहें कि सर डेफिनेशन बताएं, तो आई वुड से पार्टीशन ऑफ अ डोमेन नेम स्पेस और पार्टीशन ऑफ अ नेम स्पेस रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमेन नेम, ठीक है। ये डोमेन नेम स्पेस की एक पार्टीशन होती है, एक छोटा सा हिस्सा होता है। जाहिर है इंटरनेट पे बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ नेम्स यूज हो रहे हैं, तो अगर आप किसी एक का नाम लेंगे तो वो दैट इज अ पार्टीशन ऑफ डोमेन नेम्स। जो इतने सारे नेम्स हैं उनमें से कोई एक नेम है वो, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी डोमेन नेम से, लाइक mcse.com, abc.com, व्हाटसोएवर। ओके जी, व्हाट आर द डीएनएस जोन टाइप्स देख लें। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, स्टब है, एडी इंटीग्रेटेड है। बात को आसान बनाने के लिए सबसे पहले आप स्टैंडर्ड जोन्स अंडरस्टैंड कर लें। इन चार में जो स्टैंडर्ड जोन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी है। स्टैंडर्ड से मेरा मतलब ये है कि ये सन सोलारिस में भी होंगे, लाइनक्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं है बल्कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। माइक्रोसॉफ्ट की जो इंप्लीमेंटेशन है वो स्टब है और एडी इंटीग्रेटेड है। तो पहले हम स्टैंडर्ड जोन्स की बात कर लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो है इट होल्ड्स मास्टर कॉपी ऑफ जोन डेटाबेस, यानी इसके पास वो कॉपी होती है जो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी है इसके पास जो कॉपी है वो रीड ऑनली होती है, एक ये फर्क है। प्राइमरी एक होगा, मल्टीपल आप सेकेंडरी लगा दें। प्राइमरी में जोन आप क्रिएट करेंगे और वो ट्रांसफर होगा सेकेंडरी में भी, और सेकेंडरी में आप जोन को ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ना नए रैकेट्स आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। जो भी चेंजेस होंगी वो प्राइमरी में होंगी और लेटर ऑन वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सेकेंडरी में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टब और एडी इंटीग्रेटेड जो है ये, यानी आप ये कह सकते हैं, मैं वापस आता हूं सेकेंडरी पे, कि जो सेकेंडरी जोन है वो आपको लोड बैलेंसिंग और फॉल्ट टॉलरेंस देता है। लोड बैलेंसिंग इसलिए दे रहा है कि रीड ओनली है, तो डीएनएस का जो मोस्ट ऑफ द वर्किंग सेट है उसके लिए डेटाबेस को रीड करना पड़ेगा या राइट करना पड़ेगा। अगर आप गौर से देखें, डीएनएस जो काम कर रहा होता है वो काम करने के लिए डीएनएस को डेटाबेस रीड करना है या राइट करना है। अगर आप गौर से देखें तो समझ में आ जाएगा कि डीएनएस को डेटाबेस जस्ट रीड करना है,
राइट नहीं करना, ठीक है। तो अगर डीएनएस पे क्यूरी आती है तो क्यूरी का आंसर देने के लिए डीएनएस को, डेटाबेस को रीड करना पड़ता है। आप डीएनएस से पूछते हैं कि पीसी1 का आईपी एड्रेस बताओ, तो डीएनएस ये आईपी एड्रेस किस तरह बताता है, बाय रीडिंग डायरेक्टरी, बाय रीडिंग जोन फाइल, ठीक है। जोन फाइल को जाके रीड करता है, उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं और फिर आंसर दे देता है। तो कहने का मकसद ये है कि सेकेंडरी बनाने से मसला हल हो जाएगा, क्योंकि डीएनएस का जो मोस्ट ऑफ द वर्किंग सेट है वो तो डेटाबेस पे रीड ऑपरेशन रिक्वायर करता है। हाँ, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकेंगी, तो मॉडिफिकेशंस आपको प्राइमरी पे जाके करनी पड़ेंगी। ये तो हो गए स्टैंडर्ड जोन्स। स्टब और एडी इंटीग्रेटेड में आप पहले अंडरस्टैंड करें एडी इंटीग्रेटेड जोन। एडी इंटीग्रेटेड जोन जो है वो प्राइमरी है, प्राइमरी के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं उसमें +1। एक बात और है, और वो एक बात ये है कि इसकी स्टोरेज एक्टिव डायरेक्टरी होती है। जो आपका प्राइमरी जोन है उसकी स्टोरेज आपकी लोकल ड्राइव होती है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, आप इसी जोन को देख लें, ये जो mcsc.com है इस वक्त इसकी टाइप देखें क्या है, एडी इंटीग्रेटेड है। इस वजह से ये आपको इसकी फाइल नहीं नजर आएगी। ये देखें, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आपको mcsc.com, mcsc2.com नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं डीएनएस में जाके इसकी टाइप को चेंज कर दूं, यानी ये एडी इंटीग्रेटेड है, मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ और ये चेक बॉक्स अनचेक कर देता हूँ। अब ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइमरी। यस कर दें, ये प्राइमरी बन गया। अब जाके देखें फाइल आ गई है, ये जनाब फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये आपने स्टैंडर्ड प्राइमरी बना दी है। और अगर मैं इसको जाके दोबारा से इसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेक बॉक्स में सेलेक्ट कर दूं, चेंज पे क्लिक करता हूँ, स्टोर्स ऑन इन एडी इंटीग्रेटेड इन एक्टिव डायरेक्टरी, अब आप जाके देखें वहां से फाइल फिर से गायब हो गई है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो जस्ट स्टोरेज का है। एडी इंटीग्रेटेड जोन डेटाबेस को स्टोर करता है, एडीएस में स्टैंडर्ड प्राइमरी डेटाबेस को स्टोर करता है लोकल ड्राइव में, सी सिस्टम 32, सी विंडोज सिस्टम 32 डीएनएस डायरेक्टरी में। अच्छा जी, अब स्टब जो है वो किस लिए होता है, पढ़ें इसने क्या लिखा है। इसने लिखा है कॉपी ऑफ अ जोन दैट कंटेन्स ओनली रिकॉर्ड्स यूज्ड टू लोकेट नेम सर्वर्स। यही प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट का कि माइक्रोसॉफ्ट जो बात की रूह है ना वो नहीं बताता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वाई स्टब आखिर में क्यों बनाऊं, तो इसको मैं अब आपको किस तरह समझाऊं। लेट्स से मेरा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मेरे पास जनाब एक है a.com, ठीक है, उसके बाद है b.com, उसके बाद है c.a.com, d.a.com, e.b.a.com, f.d.a.com। अब जनाब सवाल मेरा ये है कि जो ये डोमेन है, ठीक है, इसके जो क्लाइंट्स हैं वो फ्रीक्वेंटली इस डोमेन को एक्सेस करते हैं, ठीक है। ई डोमेन के क्लाइंट फ्रीक्वेंटली एफ डोमेन को एक्सेस करते हैं। अब होगा क्या, जब ई डोमेन के डीएनएस के पास क्यूरी आती है तो वो सबसे पहले किसके पास जाता है, रूट के पास। रूट उसे भेजता है किसके पास, a.com के पास। a.com उसे भेजता है कहाँ, d.a.com के पास, एंड देन वो उस डोमेन तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि फ्रीक्वेंट एक्सेस हो रहा है, ऐसा ऐसे क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है ई जो है, ई का जो डीएनएस होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा एफ का, ठीक है, क्योंकि ई जो है वो अथॉरिटेटिव नहीं है एफ का, और होगा भी नहीं। तो इसलिए उसको अथॉरिटेटिव को लोकेट करना पड़ता है, और उसको लोकेट करने के लिए वो पहले रूट पे जाता है, रूट उसे भेज देता है a.com पे, ठीक है, कॉम पे भेजता है, यानी कॉम उसे भेजता है a.com पे, a.com उसे भेजता है d.com पे, एंड देन उसकी क्यूरी रिजॉल्व हो जाती है। अगर मैं ऐसा करूं कि जो e.com है यहीं पे एक जोन बना दूं, ठीक है, उस जोन का नाम हो f.d.a.com, और इसके अंदर एक रिकॉर्ड आ रहा हो, और वो रिकॉर्ड क्या आ रहा हो, आईपी एड्रेस ऑफ
f.d.a.com DNS सर्वर। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि फिर इसको रूट पे, टॉप लेवल पे और सेकंड लेवल पे जाने की जरूरत है? अगर e.com के DNS सर्वर पे एक जोन बन जाए f.d.a.com के नाम से, और उसके अंदर सिर्फ एक रिकॉर्ड और वो रिकॉर्ड f.d.a.com के DNS का IP एड्रेस हो, तो फिर इसे क्या उस IP, वो जो DNS सर्वर को ये लोकेट करता था, उसकी जरूरत पड़ेगी? यस, क्वेश्चन का आंसर दें। नहीं, वो सीधा चला जाएगा, रूट में सीधा नहीं चला जाएगा जाएगा ना? सीधा। बिल्कुल। जी। उसको ना रूट पे जाने की जरूरत, ना टॉप लेवल पे, क्योंकि जाहिर है रूट पे, टॉप लेवल पे, सेकंड लेवल पे जाने का मकसद क्या था? टू लोकेट अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। याद रखिएगा, जो ये इटरेटिव क्यूरी है, इसका मकसद ही ये होता है, इटरेटिव क्यूरी इज यूज्ड टू लोकेट अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। ठीक है, तो बेसिकली स्टब जोन इसलिए बना दिया जाता है ताकि वो बाईपास हो जाए प्रोसेस सारा, लेकिन स्टब जोन में सारे रिकॉर्ड नहीं आते, इसलिए अब ई पे जब क्यूरी आएगी एफ की, तो ई अपने पास से देखेगा आईपी एड्रेस और सीधा जाएगा एफ से पूछ के लाके बताएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि स्टब जोन बनाने से डीएनएस अथॉरिटेटिव नहीं बनता। डीएनएस अथॉरिटेटिव बनता है प्राइमरी जोन बनाने से, सेकेंडरी जोन बनाने से, एडी इंटीग्रेटेड जोन बनाने से, क्योंकि इन तीनों जोन्स में रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी, स्टोरेज, इसका डिफरेंस है। लेकिन इनमें तीनों में से कोई जोन भी ऐसा नहीं है जिसमें रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होते हो, तीनों में रिकॉर्ड कंप्लीट है। लेकिन जो स्टब जोन होता है उसमें रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होते हैं। स्टब जोन में सिर्फ वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो डीएनएस सर्वर का आईपी बताते हैं, बस, और कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आपकी जो रिसोर्सेज है उनके रिकॉर्ड स्टब जोन में नहीं होते। ठीक है, स्टब जोन में सिर्फ 3 तरह के रिकॉर्ड होते हैं, एनएस, एसओए और ग्लू ए रिकॉर्ड। ये ग्लू ए रिकॉर्ड उस ए रिकॉर्ड को कहते हैं जिसमें डीएनएस सर्वर का अपना आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि स्टब जोन इज यूज्ड टू लोकेट अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। व्हाट आर फॉरवर्ड एंड रिवर्स लुकअप जोन? मुश्किल बात करने की जरूरत ही नहीं। फॉरवर्ड लुकअप जोन का मतलब है नेम टू आईपी, रिवर्स लुकअप जोन का मतलब है आईपी टू नेम। ठीक है, और मौका आने पे इस पे और डिस्कशन कर लेंगे। ये लें जी, ये बड़ी अच्छी डायग्राम इसने बना दी, आप देखें, इसमें आपको स्टेप समझ में आ जाएगा। विदाउट स्टेप्स ऑन दी एन वाई, अब ये केस स्टडी वही मैंने जो आपको बनाया था, बताया था, ये एन वाई है और एन वाई कम्युनिकेट कर रहा है na.fabricum.com के साथ। ny.na.contoso.com needs to communicate with na.fabricum.com। अब विदाउट स्टब जोन ये पहले कहां जाएगा? रूट पे। रूट इसे बताएगा टॉप लेवल का, अब ये बता जाएगा टॉप लेवल पे। टॉप लेवल बताएगा इसे सेकंड लेवल का, अब ये जाएगा सेकंड लेवल पे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हुआ, बल्कि रूट इसने यहां बनाया नहीं, इससे ऊपर होगा रूट। ये रूट पे गया, रूट ने इसे भेजा कॉम के पास, कॉम ने इसे भेजा फैब्रिकम के पास, फैब्रिकम ने इसे भेजा एन ए के पास। ठीक है, तो अगर स्टब जोन हो तो ये डायरेक्टली चला जाएगा। स्टब जोन आप यानी यहां पे एक जोन बना दें जिसका नाम हो na.fabricum.com और उसकी टाइप रख दें स्टब। ठीक है, बात क्लियर होती है? आगे आ जाएं जी। इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन यू विल सी हाउ टू क्रिएट अ रिवर्स लुकअप जोन एंड क्रिएट अ फॉरवर्ड। मैं बना के दिखाता हूँ, मुझे देख लेने दें नेक्स्ट चैप्टर है या आगे। ठीक है, पहले डेलीगेशन देख लें, उसके बाद हम वो दोनों काम कर लेते हैं। डीएनएस जोन डेलीगेशन क्या है? ये मेरा एक एनवायरनमेंट था contoso.com, ये बना हुआ था। ठीक है, और आपको कहा जाता है कि एक और पोर्शन बना दें, इसी की सब डोमेन बना दें। ठीक है, ये सेल्स तो था, या सेल्स भी नहीं था, सिर्फ कॉन्टोसो था, तो आपने ये सेल्स डिपार्टमेंट था, इसके लिए सेपरेट डोमेन बना दी, सब डोमेन, जिसका नाम है sales.contoso.com, और एक डीएनएस को डेलीगेट कर दिया इस जोन का, इस पोर्शन का कंट्रोल। ठीक है, इसी तरह यहां भी है कि जी डीएनएस जोन बनाया और डीएनएस सर्वर ये जो था इसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया marketing.contoso.com का। ठीक है, तो डीएनएस जोन डेलीगेशन की जरूरत आपको पड़ती है सब डोमेन बनाने के लिए। ठीक है, बैक आ जाएं, ये दो चीजें अब हमने देखनी है।
आपको मैंने फॉरवर्ड जोन तो काफी सारे बना के दिखा दिए, बस रिवर्स जोन देख लें तो बात मुकम्मल हो जाएगी। ये जनाब रिवर्स लुकअप जोन है, मैं न्यू जोन करता हूं। अब गौर से देखिएगा, जब हम फॉरवर्ड जोन बनाते थे तो वो हमसे नाम पूछता था, लेकिन जब हम रिवर्स जोन बना रहे हैं तो वो हमसे नेम नहीं पूछ रहा। वो कह रहे हैं नेट आईडी दो, नेम वो खुद से जनरेट करेगा। ये देखें, रिवर्स लुकअप जोन नेम, नेम वो खुद से जनरेट करने का कह रहा है। तो मैं यहां नेट आईडी देता हूं, मैंने यहां नेट आईडी दी फॉर एग्जांपल 192.168.1। अब आप देखें इसने क्या किया, इस नेम नेट आईडी को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको समझना चाहें तो ये पहले बना लें। ये जनाब बन गया। अब समझ लें कि रिवर्स क्यों करता है। रिवर्स इसलिए करता है कि जी, मैं यहां लिखता हूं www.hotmail.com। अगर आप इस नेम को गौर से देखें, पहले तो एक बात याद रखिएगा कि सर्चिंग हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होती है। यानी अगर आपने मेरे घर आना है तो पहले आप लाहौर आएंगे, अब लाहौर जनरल है। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे जनाब मेरी कॉलोनी में। ठीक है, ये भी जनरल हुई। और फिर मेरा हाउस नंबर जो है उस पर आप आएंगे, ये स्पेसिफिक है। सर्चिंग जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है। ठीक है, लेकिन यहां पे भी अब आप देख लें, डीएनएस सबसे पहले किस पे जाता है? कॉम पे। कॉम क्या है? जनरल है। उसके बाद डीएनएस सेकंड नंबर पे जाता है हॉटमेल पे। हॉटमेल भी क्या है? जनरल है। और फाइनली डीएनएस जाता है www पे, जो कि क्या है? स्पेसिफिक है। तो मैं कह सकता हूं कि डीएनएस नेम्स राइट टू लेफ्ट क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक। बात समझ में आती है? यानी राइट मोस्ट पोर्शन जनरल है और लेफ्ट मोस्ट पोर्शन स्पेसिफिक है। हाउ अबाउट आईपी एड्रेस? क्या आईपी एड्रेस में भी ऐसा ही है? देखें और मुझे बताएं, क्या आईपी एड्रेस भी राइट टू लेफ्ट जनरल टू स्पेसिफिक है? नहीं सर, फिर वो क्या है? हमेशा लेफ्ट से जनरल होता है, राइट पे जो है स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वन जी, जो है आपका वो इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल सही हो गया। जो ईशान ने कहा है बिल्कुल सही है कि इसमें लेफ्ट टू राइट जनरल टू स्पेसिफिक है। ठीक है, यानी अब क्या हो रहा है, ये है जनरल और ये है स्पेसिफिक। अब फिर दो ही तरीके हो सकते हैं। आप डीएनएस को देखें, रिवर्स जोन की जरूरत किस लिए है? क्या आप डीएनएस को आईपी एड्रेस भेजते हैं और डीएनएस से कहते हैं इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट जो नेम है वो मुझे बताओ, तो डीएनएस अपना डेटाबेस चेक करके और ये देखता है कि उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट नेम कौन सा है। इसकी जरूरत बहुत सारे केसेस में होती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक फायरवॉल लगाया जिसपे आपने सर्टेन वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। आपने अपने फायरवॉल पे सिक्योरिटी पॉलिसी लगाई है जो सोशल जो नेटवर्क्स हैं उन्हें ब्लॉक करती है, लाइक फेसबुक को, लिंक्डइन को ब्लॉक करती है। अब एक यूजर है जो फेसबुक का आईपी एड्रेस पुट कर देता है इंस्टेड ऑफ नेम। नेम नहीं पुट करता, आईपी एड्रेस पुट करता है। रिक्वेस्ट आ जाती है फायरवॉल के पास, तो फायरवॉल की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो तो स्टेब्लिश हुई हुई है नेम्स पे। अब फायरवॉल जो है उसके पास कोई मींस नहीं है कि वो चेक कर सके अपनी पॉलिसी, क्योंकि क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसमें नेम नहीं है। तो अब फायरवॉल क्या करेगा? फायरवॉल रिक्वेस्ट करेगा किससे? डीएनएस को, कि मुझे बताओ कि इस आईपी के अगेंस्ट नेम कौन सा है। तो अब डीएनएस के पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि उस नेम को लोकेट कर सके, और सर्चिंग हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होती है। तो आपके पास दो ही तरीके थे, या तो डीएनएस को इतना इंटेलिजेंट बना दें कि जब डीएनएस पे क्यूरी आए आईपी के अगेंस्ट नेम की, तो डीएनएस उसे राइट टू लेफ्ट ना पढ़े बल्कि लेफ्ट टू राइट पढ़े।
लेकिन क्योंकि डीएनएस का मैकेनिज्म यही है कि वो हर चीज को राइट टू लेफ्ट पढ़ता है, राइट मोस्ट पोर्शन को सबसे पहले उठाता है, कॉम को उठाएगा, फिर हॉटमेल को उठाएगा, फिर इसे, तो डीएनएस ने आईपी में भी पहले 1 को उठाना था, और 1 को उठाता तो गलत हो जाता, क्योंकि 1 फिर 0 168 फिर 192, तो आपने कहा ओके झगड़ा ही खत्म करते हैं, हम आईपी ही उल्टा लिख देते हैं, बात खत्म हो गई। अब डीएनएस अगर पहले 192 पे चाहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही काम हुआ है जब आपने जोन बनाया है कि डीएनएस ने उस जोन में जो रिवर्स जोन था उसमें नेट आईडी को उल्टा किया। ठीक है, ये 192.168.1 इसीलिए है। देन जी रिवर्स लुकअप जोन की बातें भी आपको बता दी हैं, और स्लाइड नंबर 23 हो गई है, और यहाँ पे हैं हम। अगर तो 20-25 मिनट्स की गुंजाइश है, आप लोग मिडिल ईस्ट से जो हैं वो बता दें मुझे, तो फिर मैं कैरी ऑन करता हूँ, अदरवाइज फिर ये कल करवाऊंगा, क्योंकि ये फिर कंप्लीट नहीं हो सकेगा, इतना छोटा नहीं है कि 5-7 मिनट में हो सके। सर कल कर ले, आधा घंटा पहले ही ऑफिस से पहले ही। अच्छा बताओ। चलें, सही है, ठीक है, टेक केयर। बाकी हम कल करेंगे। आज जो कनेक्शन की प्रॉब्लम आई उसकी वजह से थोड़ा सा कम टाइम हमें मिला, तो होप कि कल नहीं होगा। ओके जी, टेक केयर। ये मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग जितनी भी हुई है वो मैं अपलोड कर देता हूँ।